एक बार फिर स्वागत है आपका आरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें आवेश के बारे में, आवेश के गुणधर्मों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और एक बात रह गई थी गुणधर्मों में कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश का क्वांटीकरण रह गया था, बाकी लगभग हम लोगों ने सारा कुछ उसमें डिस्कस कर लिया। आवेश का क्वांटीकरण, तो क्वांटीकरण ये शब्द जो क्वांटा है, क्वांटा जो शब्द है वो एक मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत था, जो उनकी क्वांटम सिद्धांत था, वहां से ये शब्द निकला। उन्होंने कहा था कि विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में विकिरित होती है और इन छोटे से पैकेट का नाम उन्होंने क्वांटा कहा था या फोटोन का, वहीं से हुआ। यानी कोई भी भौतिक राशि अपनी विविक्त अवस्था में रह सकती है। विविक्त का मतलब होता है कि उसमें कोई भिन्नात्मक पद न हो, पूर्ण गुणज के रूप में हो, पूरा हो, कंप्लीट हो। जो भिन्नात्मक होता है वो भिन्नात्मक इस टाइप से हो सकता है 1/2, 3/4, 5/6, कुछ भी हो सकता है। इस रूप में ना हो, वो पूरे रूप में हो, 1, 2, 3, 4, इस रूप में वो हो। तो भिन्नात्मक रूप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण रूप होना चाहिए। ये है क्वांटीकरण का मतलब। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपसे कोई पूछे कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, तो आप बोलोगे कि हमने 2 चढ़ी या 3 चढ़ी या 5 चढ़ी या 10 चढ़ी। ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि मैंने 2.5 सीढ़ी चढ़ी या 3.5 सीढ़ी चढ़ी, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह क्वांटम में है क्यों, पूर्ण गुणज क्यों है? क्योंकि किसी भी परमाणु से दूसरे परमाणु या किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन का आधा भाग चला गया, आधा भाग रह गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो जाएगा वो पूरा कंप्लीट भाग जाएगा। तो क्वांटीकरण के लिए जो आवेश किसी पर निकालेंगे तो Q ± N, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश क्वांटीकृत होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश भिन्नात्मक नहीं हो सकता। N की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 ... और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहां से हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग है वो क्वांटीकरण का सत्यापन करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया बोर्ड में कि कौन सा प्रयोग है जो क्वांटीकरण को सत्यापित करता है, तो वो है मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, जो कि क्वांटीकरण को सत्यापित करता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो बने हैं वो एक ऐसे कण होते हैं जिनको कहा जाता है क्वार्क। इन पर आवेश होता है ±2/3 E और ±1/3 E, ये हो सकता है। लेकिन मुक्त अवस्था में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो फ्री स्टेट है उसमें इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए क्वार्क अभी प्रचलन में नहीं है। पर इनसे ये एसोसिएट हुए बने हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनका ये
आवेश होता है। तो क्वांटीकरण पूर्ण रूप है, और पूर्ण रूप है तो किसी पर भी भिन्नात्मक आवेश नहीं हो सकता है, हमेशा आवेश पूरा होगा। इस बात की सत्यता और प्रमाणित कर दिया है मिल्कन-तेलबुन प्रयोग। एक एग्जाम्पल है, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से या किसी धातु के गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 1 कूलाम आवेश आ जाए। किसी धातु के गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 1 कूलाम आवेश आ जाए। तो आवेश का मान आपको दे रखा है, वन कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दे रखा है ये, कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो Q इज इक्वल टू एन, क्वांटाइजेशन में पढ़ा है अभी, N इज इक्वल टू Q अपॉन E। 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ये एक उदाहरण था। इसी प्रकार एक उदाहरण और है कि किसी पिंड को आवेशित किया गया है इस तरह से कि उसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया है। तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और उन पर आवेश कितना है। इस तरह आवेशित किया गया है कि उसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया है। किसी भी बॉडी को इस प्रकार से आवेशित किया गया है कि उसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हुआ? 9.1 नैनोग्राम, 9.1 10 पर घात माइनस 9 ग्राम, 9.1 10 पर घात माइनस 9 10 पर घात माइनस 3 किलोग्राम। तो डेल्टा एम कितना हो गया? 9.1 गुणे 10 पर घात माइनस 12 किलोग्राम, क्योंकि एक नैनो में 10 पर घात माइनस 9 होते हैं। बदल लिया, किलोग्राम को बदलोगे ग्राम को 10 पर घात माइनस 3 का गुणा करा दिया, तो ये 9.1 गुणे 10 पर घात माइनस 12 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है, ये होता है 9.1 10 पर घात माइनस के 31 किलोग्राम। आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचाए गए हैं उस पर। तो डेल्टा एम द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर एन इंटू एम ई। एन बराबर डेल्टा एम बटे एम ई। डेल्टा एम का मान कितना है? 9.1 10 to the power माइनस के 12 अपॉन 9.1 10 to the power माइनस के 31। कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा 10 पर घात माइनस के 12 इंटू 10 पर घात प्लस के 31। एन कितना मिला? 10 पर घात 19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंचाए गए हैं। आवेश और पूछ रहा साथ में
तो आवेश जब पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं, तो Q बराबर क्वांटीकरण वाले सिद्धांत से Q बराबर NE लगा दो, तो Q इज इक्वल टू N का मान 10⁻19, E का मान 1.6 10⁻−19, तो ये हो गया 1.6 कूलम। तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक। कैसी होगी प्रकृति? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन एक और है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का परिकलन करना है। किसमें? एक कप ऑफ वाटर में। यानी एक कप पानी से भरा हुआ है, उसमें कितने ऋणात्मक आवेश है और कितना धनात्मक आवेश है, इसकी गणना अपने को करनी है। ठीक है ना? और एक कप ऑफ वाटर का हम द्रव्यमान मान रहे हैं 250 ग्राम है। कितना है? 250 ग्राम। यानी 250 ग्राम पानी में कितना धनात्मक और कितना ऋणात्मक आवेश होगा, ये प्रश्न है। तो पानी का द्रव्यमान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 250 ग्राम। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 ग्राम। पानी का अणुभार 18 ग्राम है और पानी का द्रव्यमान 250 ग्राम। ये होती है अवोगाद्रो संख्या। Na इसका मान होता है 6.02 10⁻23 मोल प्रति ग्राम। ये वैल्यू होती है। हमें पता करना है कि इतने पानी में कितने अणु हैं, पानी के इतने अणुओं की संख्या। n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू Na। n बराबर हो गया 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 10⁻23। 023 भी होता है, आप चाहो तो लगा सकते हो। इतने उसमें मॉलिक्यूल आ गए, इतने मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे किसमें? 250 ग्राम। अब एक अणु में, जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? जल का होता है H2O, निकाल लो। H1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 8, 8 और 2 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। और प्रोटॉन कितने हुए? 10। तो अगर हम आवेश निकालना चाहें, उसने कहा कुल आवेश बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होगा, धनात्मक और ऋणात्मक, तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर Ne। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन? 10। n का मान हम निकाल चुके हैं, 250 बटे 18 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23। E की जगह रखोगे 10E, 10 गुणे 1.6 10⁻−19। इसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि कितना धनात्मक और कितना ऋणात्मक आवेश है पानी के 250 ग्राम मात्रा में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम। यही वो साइंटिस्ट हैं, यही वो वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर हमें कूलाम मात्रक मिला आवेश का। कूलाम कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो स्थिर बिंदु आवेश, एक तो है Q1, एक है Q, बिंदु आवेश है और स्थिर, क्योंकि स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो गतिमान आवेश का कोई काम नहीं है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों लग सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो सिर्फ आकर्षण होता है, लेकिन विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेश की प्रकृति कैसी है। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और एक आवेश धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक अर्थात विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण उनमें होगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, अलाइन होता है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अगर दोनों आवेश बड़े हैं तो उनका गुणनफल के समानुपाती है, बल भी बड़ा होगा। अगर बीच की दूरी बड़ी कर दोगे तो बल कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर भी है। के यहाँ पर क्या है, समानुपाती नियतांक है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के का मान प्रैक्टिकली जो निकाला गया है प्रायोगिक रूप से, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन जो 0 है या नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, एप्सिलॉन 0 कहते हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता विरोध करती है विद्युत क्षेत्र का, अपोज करती है, तो इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये। अगर यूनिट अलग अलग हैं, मीडियम अलग अलग हैं, तो इसका मान बदलता रहता है के का। CGS में अलग होगा, MKS में अलग होता है। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू ये आ गई, एप्सिलॉन 0 = 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, बहुत बार, कि निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र निकालिए, तो एप्सिलॉन 0 का मान आप निकाल लें। न्यूटन जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे आप फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला आपका जो बन जाएगा, फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो,
Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। बाकी 1/4 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट है, उसको मतलब नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो इसका क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। अब आपको विमा निकालनी है तो इन दोनों का Q1 Q2 आवेश है तो आवेश की विमा एक ही होती AT, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। बल की विमा आपको पता है mL/T-2 और r दूरी है, दूरी की L का स्क्वायर, L क्यूब हो गया नीचे, m1 है तो m ऊपर जाएगा, m-1, L क्यूब ऊपर गया, L पर घात -3, T ऊपर गया, 2 ऊपर है, -2 पहुंचा, T पर घात 4 और A पर घात 2। ये हो गया एप्सिलॉन 0 का मान, विमा हो गई इसकी m-1, L-3, T⁴, A⁴ अगर एक कूलाम की परिभाषा हो, एक कूलाम की परिभाषा देनी हो तो क्या हो, एक कूलाम सूत्र अपने पास है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें इसकी परिभाषा लिखनी है एक कूलाम, तो अगर हम मान लें यदि Q1 Q2 बराबर Q2 1 कूलाम, आर स्क्वायर बराबर 1 मीटर, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ मीटर। यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल जब वो आवेश 1 मीटर दूरी पर स्थित हों, यानी दो आवेश यदि 1 मीटर, दो स्थिर आवेश कहेंगे हम, स्थिर बिंदु आवेश 1 मीटर दूरी पर स्थित हों और उनके बीच लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन का हो, तो दोनों आवेशों का परिमाण 1 कूलाम होगा। दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेश जो कि 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला बल यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का है तो उनके आवेशों का जो परिमाण होगा वो 1 कूलाम होगा। इसे 1 कूलाम की परिभाषा होगी। अगर माध्यम आ जाता है, ये तो हमने कहा एयर में है या वैक्यूम में है, मतलब निर्वात में है, अगर माध्यम आता है तो क्या होगा, माध्यम में बल क्या होगा, माध्यम में कोई ना कोई माध्यम रख देंगे बीच में, हवा और निर्वात को छोड़ के उसकी बात हो रही है। आपको हवा माध्यम है नहीं, हवा और निर्वात के लिए एक ही होता है। लेकिन अगर माध्यम बदला, कुछ और रख दिया हमने, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। अगर F मीडियम में आप निकालेंगे, F माध्यम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये F माध्यम में आ जाएगा। यानी माध्यम में बल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि माध्यम में बल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन एक कुछ ना कुछ माध्यम रखते हैं। हमने बता चुके जो विद्युतशीलता है वो विद्युत क्षेत्र को कम करती है, उसके मान को घटाती है। तो इसका मान अगर बढ़ेगा
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माध्यम में बल का मान घटता है। इस तरह से माध्यम का परावैद्युतांक की बात करते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। यानी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम में जो बल है उसके सापेक्ष निर्वात में बल कितने गुना अधिक है, जितना ज्यादा अधिक है वही कहलाती है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपका परावैद्युतांक। यानी परावैद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर। आर का मतलब होता है रिलेटिव। दो आवेशों के बीच निर्वात में बल F नॉट, दो आवेशों के बीच माध्यम में बल Fm। यानी हम एप्सिलॉन आर दो आवेशों के बीच निर्वात में बल क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। ये तो हो गया कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इस परावैद्युतांक के मान अलग अलग होते हैं। परावैद्युतांक का मान या अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान निर्वात या वायु के लिए होता है 1। किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर होता है 1। और सुचालक या चालक पदार्थों के लिए इसका मान होता अनंत। तो विद्युत जो परावैद्युतांक है वो 1 और अनंत के बीच है। निर्वात या वायु के लिए 1 और कंडक्टर्स के लिए, चालकों के लिए अनंत। यानी बीच में, यानी निर्वात या वायु के लिए केवल 1 है, अनंत 0 नहीं होता किसी का। हम कहते हैं कि आसुत जल का परावैद्युतांक क्या होगा, 4 विकल्प देते हैं आपको, 1, इन्फिनिटी, 0, 80। मैंने कहा 4 विकल्प हैं आपके सामने कि आसुत जल का, डिस्टिल वाटर का परावैद्युतांक क्या है। तो आप जानोगे कि 0 किसी का होता नहीं है, 1 हवा या निर्वात का है, अनंत कुचालक का है, तो ये बच गया। यानी 1 और अनंत के बीच है, एक वायु या निर्वात के लिए है, अनंत सुचालकों के लिए है, बाकी बीच में बहुत सारे परावैद्युतांक हैं। आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी, नाम लिखा जाएगा उस परावैद्युत पदार्थ का, उसके साथ में उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब इसके आगे अपन जो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अब नेक्स्ट में, कि इसका वेक्टर निरूपण क्या है, सदिश निरूपण कूलाम के नियम का। थैंक यू।